गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। तो ये इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है। दो पार्ट्स हैं इसके, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। थर्मो की तरह ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स में कवर होगा और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम से बनते हैं। तो आज के लेक्चर में छोटा सा रहेगा। इसमें हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करना है, बेसिक सा आइडिया लेना है फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या क्या होता है, फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम की क्या टाइप्स होती हैं, फिर उसके बाद मेनली हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहां पे सिस्टम की प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती ओवर टाइम। तो इक्विलिब्रियम represents the state of a process in which the properties like temperature, pressure, concentration of the system do not show any change with the passage of time। जैसे आपने एक इवैक्यूएटेड चेंबर में कोई लिक्विड इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट से वाटर इंट्रोड्यूस कर दिया और साथ में मैनोमीटर लगा दिया। एक क्लोज्ड एंडेड आपने मैनोमीटर लगा दिया, तो इनिशियली प्रेशर वाज जीरो, इनिशियली द चैम्बर हैड नो गैस, प्रेशर वाज जीरो। तो मैनोमीटर के दोनों लिम्स में जो लेवल होगा मरकरी का वो दोनों साइड इक्वल रहेगा। आप थोड़ी देर वेट करोगे तो क्या आप देखते हो कि कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और मैनोमीटर में आप देखोगे लेफ्ट वाली लिम्ब में मरकरी नीचे जाएगा, राइट वाली लिम्ब में जो मरकरी है वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्या हमेशा टिल एटर्निटी ऐसा होता रहेगा कि इधर वाली लिम्ब में नीचे की तरफ जाता रहेगा और इधर ऊपर की तरफ जाता रहेगा? नहीं, थोड़े टाइम तक ही राइज होगा, फिर उसके बाद स्टेशनरी हो जाता है। ये स्टेशनरी क्यों होता है? हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है गैसियस स्टेट चैप्टर में, वेपर प्रेशर जब डिस्कस कर रहे थे कि मॉलिक्यूल्स आपने जब वेपराइज करवाने स्टार्ट किए, वेपर्स फॉर्म होने स्टार्ट हुए, वेपर्स की दोबारा से टेंडेंसी क्या होगी? टू एंटर इनटू द लिक्विड फेज। तो ये जो वेपर्स की कन्वर्जन रहती है ना टू लिक्विड फेज, इसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन हो रही थी, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। बहुत समय के बाद आप क्या देखते हो कि इवेपोरेशन जिस रेट पे हो रही होती है कंडेंसेशन भी उसी रेट पे होती है। मतलब एट एनी इंस्टेंट अगर 5 मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर फेज में जा रहे हैं, एट द सेम इंस्टेंट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल एंटर इनटू द लिक्विड फेज so as to maintain a constant number of vapors above this liquid phase। टोटल नंबर ऑफ वेपर्स इस एम्प्टी स्पेस में कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि जितने नए वेपर्स बन रहे हैं उतने वेपर्स दोबारा से लिक्विड फेज में जा रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज अगर कांस्टेंट हो गए, उनका जो वेपर प्रेशर है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। आपको राइज इन मरकरी कॉलम देखने को नहीं मिलेगा, जो भी आप प्रेशर मेजर कर रहे होगे वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसी स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं, जहां पे हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है। आपने इनिशियली इवैक्यूएटेड चेंबर में लिक्विड इंट्रोड्यूस किया और आपने ऑब्जर्व किया कि जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ जा रहा है और इधर वाली लिम्ब में जो मरकरी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको इंक्रीज इन द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम देखने को मिलेगा, बट ऐसा थोड़े समय के बाद रुक जाएगा। जब आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी उस टाइम पे कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। योर प्रेशर विल बिकम कांस्टेंट, और ऐसी सिचुएशन में जो प्रेशर आप मेजर करते हो दैट इज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताई है, इसमें बेसिकली इक्विलिब्रियम किस किस फेज में था? लिक्विड और वेपर्स या गैस फेज में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड था। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। तो ऐसे जो फिजिकल चेंजेस होती हैं, जब आप किसी फिजिकल चेंज में ऐसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करवाते हो, दिस इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हम नाइट्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं, ये ना दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एमोनिया बनाते हैं।
तो मैंने एक कंटेनर में इनिशियली नाइट्रोजन ली और हाइड्रोजन ली, दोनों ने कंबाइन करना शुरू कर दिया और मेरे पास कुछ एमोनिया के मॉलिक्यूल्स मिलने शुरू हो गए। जैसे जैसे एमोनिया के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने शुरू होंगे वैसे वैसे एमोनिया की टेंडेंसी रहेगी टू डीकम्पोज बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, उल्टा रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो बहुत समय के बाद हम क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एमोनिया में कन्वर्ट होता जा रहा है और एमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती जा रही है। व्हेन इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा उस पॉइंट के बाद नाइट्रोजन की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी या हाइड्रोजन की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी या एमोनिया की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, या नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा, हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा, एमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। जब ऐसी सिचुएशन अटेन हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि द सिस्टम हैज अटेन्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और फिजिकल इक्विलिब्रियम तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा रहता है, तो ये आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम बेसिकली वो कंडीशन है कि जहाँ पे सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं, जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो विद टाइम चेंज नहीं होती। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आप मेजर करते हो, टेम्परेचर जैसे मेजर कर सकते हो, प्रेशर मेजर कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हो, ये सब विद टाइम चेंज नहीं होंगी। तो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज मतलब आ चुकी है। डन। अब फिजिकल प्रोसेसेस में हम इक्विलिब्रियम देखते हैं। सबसे पहले है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, कि सॉलिड और लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है, जैसे आइस और वाटर है। आइस और वाटर को अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लेते हो तो आइस की टेंडेंसी रहेगी वाटर में कन्वर्ट होने की और वाटर की टेंडेंसी रहेगी आइस में कन्वर्ट होने की। आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिया, लेट्स से 200 ग्राम्स, और आपने इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए। आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, और ये लेट्स से आपने 400 ग्राम्स ले ली। आइस वाटर में कन्वर्ट होती रहेगी, वाटर आइस में कन्वर्ट होते रहेगी, ये इंटरचेंज, इनमें इंटरकन्वर्जन ऐसा चलता रहेगा। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास आइस 400 ग्राम्स ही होगी और वाटर 200 ग्राम्स ही होगा। अगर कुछ वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वाटर आइस से फॉर्म भी हो रहा होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपने अटेन की हुई है कि सॉलिड और लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है और दोनों की जो अमाउंट है वो विद टाइम चेंज नहीं हो रही, सिंपली इंटरकन्वर्जन होता जा रहा है, तो ऐसी स्टेज को हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे लिक्विड और गैस में भी हो सकता है, वो तो अभी हमने देखा ही है कि जैसे आप वाटर ले लीजिए जो कि लिक्विड फेज में है, वो वेपर्स में जा रहा है। जैसे मैंने एक इवैक्यूएटेड चेंबर में अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे केस, हमने लिक्विड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है और मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सरफेस से एस्केप करेंगे। कुछ सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जीज रहेंगी, वो वेपर्स फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे वेपर्स फॉर्म होंगे वैसे वैसे मरकरी इधर वाली साइड नीचे जाएगा और दूसरी वाली साइड ऊपर जाएगा। वेपर्स फॉर्म होना जैसे स्टार्ट होंगे, वेपर्स विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और वो दोबारा से लिक्विड फेज में जाना स्टार्ट कर देंगे। रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर हम देखें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो वैसे का वैसे ही रहेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। तो ये T इक्वल 0 जो मैंने लिखा है ये टाइम इक्वल 0 के लिए लिखा है। लेट्स से हमने जो भी टेम्परेचर लिया वो रूम टेम्परेचर कंडीशन पे एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, तो टेम्परेचर स्टेज द सेम, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल स्टे द सेम, टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करेगा। बट
जैसे इनिशियली आपके पास कोई भी यहाँ पे वेपर फॉर्म नहीं हुआ था, बट टाइम बीतता जाएगा, यहाँ पे वेपर्स एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे ऊपर वाली स्पेस में। तो वेपर्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर्स दोबारा से लिक्विड फेज में जाएंगे, कंडेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इनिशियली कंडेंसेशन आपकी जीरो थी, कोई भी कंडेंसेशन नहीं हो रही थी, रेट ऑफ कंडेंसेशन वॉज जीरो। टाइम बीतता जाएगा, कंडेंसेशन का रेट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे जाके बहुत समय के बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ऐसी स्टेज को आप बोलोगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हैज बीन अटेन्ड। व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, आपके लिए लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम विल बिकम कांस्टेंट। ये जो H है ये कांस्टेंट हो जाएगा, जितना भी वेपर प्रेशर आप मेजर करोगे दैट इज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। इसकी सारी डिटेल्स हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी डिस्कस की हुई हैं। इन द टॉपिक लिक्विड स्टेट, उसमें वेपर प्रेशर टॉपिक था, तो उसमें सारी चीज़ें आपको नोट भी करवाई हुई हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम में आप जैसे आयोडीन सॉलिड लेते हो और उसको वेपराइज करवा देते हो। जैसे आयोडीन के क्रिस्टल्स लिए आपने और इनको आपने सब्लाइम करवा दिया, तो आयोडीन मॉलिक्यूल्स कुछ गैसियस स्टेट में चले जाएंगे, कुछ सॉलिड स्टेट में होंगे। सॉलिड टू गैस का कन्वर्जन होता रहेगा, गैस टू सॉलिड का कन्वर्जन होता रहेगा। तो ये आप तभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सकते हो अगर आपके पास एक क्लोज चेंबर है। ओपन चेंबर में ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करवाया जा सकता। रीजन बीइंग क्योंकि अगर ये चेंबर ओपन होता तो आयोडीन के जो वेपर्स बनते वो तो बाहर निकल जाते। क्या वो दोबारा से फिर सॉलिड फेज में इंटर कन्वर्ट हो पाते? नहीं हो पाते। या इनफैक्ट पिछले वाले केस में भी जब हमने लिक्विड लिया था, यहां से जब हमने वेपर्स बनाए थे, वेपर्स तब तो वापस रिटर्न करेंगे अगर ये चेंबर क्लोज्ड है। अगर मैं इस पे कुछ लिड रखूंगा तभी वेपर्स इसको स्ट्राइक करके वापस से लिक्विड फेज में जाएंगे। अगर ओपन कंटेनर है तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाएगा, वेपर्स आपके बाहर निकलते रहेंगे। ऐसा ही सॉलिड के साथ होता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम रहता है दिस कैन ओनली बी अटेन्ड इन अ क्लोज चेंबर, स्पेशली व्हेन इट इन्वॉल्व्स गैसियस कंपोनेंट्स। और किस किस में हो सकता है? जैसे कैम्फर है, कैम्फर हो गया, नेप्थलीन बॉल्स हो गई जो कि सब्लाइम कर जाती हैं, तो उनमें ऐसा एक सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड और सॉल्यूशन, अब आपने जैसे कोई सॉल्यूट लिया है, सॉलिड सॉल्यूट है, उसको आप एक सॉल्वेंट में डाल रहे हो और सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो। लेट से आपने वाटर लिया, इसमें आप शुगर डिजोल्व करवा रहे हो, तो आपने थोड़ी सी शुगर इस वाटर में डाल दी। जब तक आप और अमाउंट ऑफ शुगर इस सॉल्यूशन में डाल सकते हो ना, तब तक सॉल्यूशन आपका अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन शायद हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अनसैचुरेटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड। आप शुगर इसमें डालते जाओ, शुगर एक लिमिट तक ही तो डिजोल्व करेगी वाटर में, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर आप इसमें डिजोल्व करवा पाओगे उसको हम सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर बोलेंगे। और यूजुअली जो सॉल्युबिलिटी है वो हम डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मैक्सिमम कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप ग्राम्स में 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व करवा सकते हो, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो जब आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर इस वाटर में डाल दोगे तो आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल बी द वन विच विल कंटेन
maximum amount of solute in dissolved form. Any additional amount of sugar will remain undissolved. अगर आप सैचुरेटेड स्टेट से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर उसमें डाल दोगे ना, तो वो शुगर डिजोल्व नहीं करेगी, वो नीचे की तरफ ऐसे पड़ी रहेगी अनडिजोल्व फॉर्म में. तो ये जो मैं येलो डॉट से शो कर रहा हूँ, दिस इज अनडिजोल्व शुगर. तो लेट से आपके पास ऐसा एक सॉल्यूशन है जिसमें कि आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है और बहुत सारी अनडिजोल्व शुगर भी पड़ी है. तो होगा क्या, जो अनडिजोल्व शुगर है वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होके सॉल्यूशन बनाती रहेगी. बट सॉल्यूशन में तो ऑलरेडी क्या थे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट थी. सॉल्यूशन से जो डिजोल्व फॉर्म में शुगर थी ना, वो अनडिजोल्व फॉर्म में आ जाएगी और अनडिजोल्व फॉर्म वाली शुगर डिजोल्व फॉर्म में चली जाएगी. तो ऐसा एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, वेयर शुगर प्लस सॉल्वेंट विल कंबाइन टू गिव यू सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन विल गिव यू शुगर एंड सॉल्वेंट. ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी शुगर थी डिजोल्व फॉर्म में, तो जितनी मैक्सिमम रह सकती थी उतनी थी, उसके अलावा भी अनडिजोल्व फॉर्म में बहुत सारी पड़ी थी. तो अनडिजोल्व फॉर्म वाली शुगर विल कीप ऑन कंटिन्यूसली गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, और वो जा नहीं सकती क्योंकि सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड है. तो होगा क्या, सॉल्यूशन से कुछ शुगर विच वाज इन डिजोल्व फॉर्म वो अनडिजोल्व फॉर्म में क्रिस्टलाइज आउट करती रहेगी. तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है. तो दिस इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक. डायनेमिक का मतलब ये है कि कंटिन्यूसली होता रहेगा, ओवरऑल आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा. डायनेमिक का मतलब विच हैपन्स कंटिन्यूसली. इन बोथ द डायरेक्शंस. अब देखो, इसको जस्टिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर. हमने एक सॉल्यूशन लिया विच वॉज सैचुरेटेड विद नॉर्मल शुगर, जो घर पे हम चीनी यूज़ करते हैं ना, तो वो शुगर मैंने ले ली, पानी में डिजोल्व करवा दी और सैचुरेट करवा लिया सॉल्यूशन को. अभी हमारे पास कोई भी अनडिजोल्व फॉर्म में शुगर नहीं है. मैंने क्या किया, मैंने इसमें रेडियो एक्टिव शुगर डाल दी. रेडियो एक्टिव शुगर कुछ ऐसे रेडियो एक्टिविटी वगैरह शो कर रही है. तो अगर तो देखो इक्विलिब्रियम स्टैटिक होता कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जितनी इसमें डिजोल्व करवा रखी थी, अगर वो उतनी ही रहती, तो ये रेडियो एक्टिव शुगर हमेशा साइड पे पड़ी रहेगी, ये कभी भी सॉल्यूशन में नहीं जाएगी. बट एक्चुअल में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सॉल्यूशन थोड़ी देर के बाद रेडियो एक्टिव होना शुरू हो जाता है. सॉल्यूशन भी रेडियो एक्टिविटी शो करता है. अब ऐसा क्यों हो, कैसे हो सकता है? आपके पास जो इनिशियली सॉल्यूशन था दैट वाज सैचुरेटेड विद नॉर्मल शुगर. आपने जब रेडियो एक्टिव शुगर इसमें ऐड की, सॉल्यूशन को तो एज सच ज़रूरत नहीं थी और शुगर की, बट क्योंकि ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक है कि शुगर जो अनडिजोल्व फॉर्म में भी है वो भी कंटिन्यूसली सॉल्यूशन में जाती रहेगी. अब रेडियो एक्टिव शुगर सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट कर देगी और जो नॉर्मल शुगर है दैट विल स्टार्ट टू क्रिस्टलाइज आउट. थोड़ी सी नॉर्मल शुगर जैसे बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देगी, रेडियो एक्टिव शुगर विल स्टार्ट टू गो इनटू द सॉल्यूशन विच विल मेक द सॉल्यूशन रेडियो एक्टिव. और सॉल्यूशन अगर रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम डेफिनेटली वहां पे एस्टैब्लिश हुआ होगा. तो दिस प्रूव्स द डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, तो द सॉल्यूशन बिकम्स रेडियो एक्टिव
after some time, depicting that dissolved and undissolved sugar are in dynamic equilibrium. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो एक्स्ट्रा शुगर डाली है, पहले हमने सैचुरेट कर लिया सॉल्यूशन को विद नॉर्मल शुगर। नॉर्मल शुगर कोई ऐसे रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करती। आपने उसके बाद क्या किया, कोई शुगर ली जो कि रेडियो एक्टिविटी शो कर रही थी, तो आपने इस रेडियो एक्टिव शुगर को जैसे पानी में डाल दिया, पानी में रख दिया। आइडियली इस शुगर को डिजोल्व नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन है दैट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पड़ा है। बट वंस यू ऐड दिस रेडियो एक्टिव शुगर, सम अमाउंट ऑफ दिस शुगर विल कीप ऑन गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से जो डिजोल्व फॉर्म में नॉर्मल शुगर थी, इट विल स्टार्ट टू क्रिस्टलाइज आउट, वो अनडिजोल्व फॉर्म में चली जाएगी और रेडियो एक्टिव शुगर डिजोल्व फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा कि सारी रेडियो एक्टिव शुगर चली जाएगी और सारी जो नॉर्मल शुगर है वो क्रिस्टलाइज आउट कर जाएगी, नहीं। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेज व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव शुगर भी पड़ी होगी अनडिजोल्व फॉर्म में, कुछ नॉर्मल शुगर भी पड़ी होगी अनडिजोल्व फॉर्म में, और डिजोल्व फॉर्म में भी कुछ रेडियो एक्टिव शुगर होगी और कुछ नॉर्मल शुगर होगी। ओके, अब ये रेडियो एक्टिव शुगर कहाँ से आई है, कैसे प्रिपेयर की है, ये सब आप छोड़ दो। ठीक है, बस हमारा ये एक्सपेरिमेंट था, एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट था जो कि डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम को प्रूव करता है। सॉल्यूशन जो आपने पहले लिया था वो तो बिल्कुल नॉर्मल था ना, उस सॉल्यूशन को तो रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करनी चाहिए थी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था आपका, उसको और शुगर भी नहीं डिजोल्व करनी चाहिए थी। बट सिंस द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, कि कुछ डिजोल्व शुगर अनडिजोल्व में जाती रहेगी, कुछ अनडिजोल्व शुगर डिजोल्व फॉर्म में जाती रहेगी, तो उसी के कारण, उसी के चक्कर में क्या हुआ कि जब आपने रेडियो एक्टिव शुगर डाल दी तो रेडियो एक्टिव शुगर सॉल्यूशन के अंदर चली गई। नाउ द सॉल्यूशन हैज रेडियो एक्टिव शुगर इन डिजोल्व फॉर्म, तो जो अल्टीमेटली आपका सॉल्यूशन है दैट विल ऑल्सो बिकम रेडियो एक्टिव। तो इसको आप कैसे प्रूव कर सकते, कैसे आप इसका रीज़न दे सकते हो कि सॉल्यूशन कैसे रेडियो एक्टिव हुआ है? तो डेफिनेटली जो रिएक्शंस हैं इस तरीके से प्रोसीड कर रही होंगी दोनों डायरेक्शन में, कि डिजोल्व अनडिजोल्व में जा रही है, अनडिजोल्व डिजोल्व में जा रही है। यस, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड फॉर यूजुअली 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। रेडियो एक्टिव शुगर बच्चों कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ ऐसी शुगर है जो कि रेडियो एक्टिव फिनोमिना शो करती है, मतलब जिससे कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियसली रेज वगैरह निकलती रहती हैं। देखो, बहुत टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, आपके पास सॉल्यूशन में रेडियो एक्टिव शुगर भी होगी और नॉर्मल शुगर भी होगी, अनडिजोल्व फॉर्म में भी रेडियो एक्टिव शुगर होगी, अनडिजोल्व फॉर्म में नॉर्मल शुगर भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं, विच इज गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम क्या करते हैं, गैस को डिजोल्व करवाते हैं वाटर में। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, तो ये मैंने सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल बनाई है, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है ये। इसमें क्या होता है, जैसे आपने सोडा बोतल ली है ना, तो CO2 डिजोल्व रहती है। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल में देखते हो, उसके नेक में नॉर्मल एयर नहीं होती, CO2 होती है अंडर प्रेशर। तो ऊपर जो खाली जगह होती है ना, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप पीते हो, इट डज नॉट हैव नॉर्मल एयर, यहाँ पे CO2 ट्रैप्ड होती है अंडर हाई प्रेशर। देखो, CO2 का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे उतने ज़्यादा होंगे। तो होता क्या है कि गैस सॉल्वेंट के साथ कंबाइन करके, गैस बेसिकली आपका सॉल्यूट है यहाँ पे, गैस सॉल्वेंट के साथ कंबाइन करके सॉल्यूशन बनाती रहेगी।
तो कुछ गैस आपकी अनडिजॉल्व फॉर्म में है जो कि ऊपर की तरफ है, कुछ गैस डिजॉल्व फॉर्म में है। देखो जितनी ज़्यादा गैस आप ऊपर की तरफ ले लोगे ना, जितना ज़्यादा प्रेशर आप यहाँ पे लगाओगे गैस का, उतने ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन फेज में जाएंगे। अगर आप मान लीजिए इस कॉर्क को ओपन कर देते हो, बॉटल को एक बार ओपन कर देते हो, तो होगा क्या कि ये सारा का सारा जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं निकल जाएंगे। और ओपन एटमॉस्फेयर में तो CO2 के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत कम हो जाएंगे ना। प्रेशर ऑफ द CO2 अगर कम हो जाएगा तो CO2 के मॉलिक्यूल्स भी अब कम डिजॉल्व फॉर्म में रहेंगे। तो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें आप क्या देखते हो कि CO2 ओवर इवेंचुअली इवॉल्व होनी शुरू हो जाती है ना इसमें से, क्योंकि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो विद टाइम कम होती रहेगी एज यू कीप ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। इसको हम हेनरीज लॉ बोलते हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर आप गैस का ऊपर की तरफ लगाओगे, किसी सॉल्वेंट के ऊपर जो भी गैस आपने ली हुई है वहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन फेज भी उतनी ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप ऊपर की तरफ लोगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाएंगे और आपको जो कोल्ड ड्रिंक है वो उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप इस कॉर्क को ओपन कर दोगे तो CO2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम हो जाएंगे, CO2 का प्रेशर कम हो जाएगा, तो जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूशन फेज में वो कम हो जाएगी और इवेंचुअली आप क्या देखोगे कि CO2 एस्केप करना शुरू कर देती है। और CO2 जब भी एस्केप करती है इट इवॉल्व्स विद अ ब्रिस्क एफरवेसेंस, लिक्विड को अपने साथ लेके निकलती है। इसीलिए जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स ओपन करते हो ना तो लिक्विड उसके साथ बाहर आता है। ठीक है, तो दिस इज हेनरीज लॉ। इसको हम वैसे भी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर इन द चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशंस। और ये इक्विलिब्रियम को हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में दोबारा से देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादा प्रेशर लगाने से कैसे ज़्यादा गैस डिजॉल्व करती है, थोड़ा और ज़्यादा साइंटिफिकली। तो आपने गैस ली, सॉल्वेंट लिया, जैसे गैस हमारी CO2 है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो सॉल्यूशन बन जाएगा। जितना ज़्यादा हम प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन फेज में उतनी ज़्यादा होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि solubility of the gas is directly proportional to the pressure of the gas above the solution। और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं K। और ये जो सिंपल सा हमारा लॉ है इसको हम हेनरीज लॉ बोलते हैं। तो हेनरीज लॉ स्टेट क्या करता है, इट स्टेट्स दैट the solubility of the gas in a solvent is directly proportional to the pressure of the gas above the solution। तो यहाँ पे जो S गैस है दिस इज solubility ऑफ गैस, और P गैस इज प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। हायर द प्रेशर ऑफ द गैस more will be the number of molecules present above the solution। जितने ज़्यादा molecules गैस के ऊपर की तरफ रहेंगे ना सॉल्यूशन में, उतने ज़्यादा molecules सॉल्यूशन में एंटर करेंगे। तो उतने ज़्यादा molecules आपको सॉल्यूशन फेज में देखने को मिलेंगे, तो solubility ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन फेज उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप इसको शेक करोगे ना तो सॉल्युबिलिटी इनफैक्ट कम हो जाएगी। उसके पीछे भी रीज़न है, अभी 2-3 लेक्चर रुको तो वो सारे हम जो भी फिनोमिना हैं वो डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से कम करने से सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब करेंगे। ये भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, बिल्कुल डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। जब तक तो ये जो बॉटल है क्लोज्ड है तब तक कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में जाते रहेंगे, सॉल्यूशन फेज में जाते रहेंगे, और सॉल्यूशन फेज से भी कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर आते रहेंगे। तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा ना।
एक बारी आप कॉर्क ओपन कर दो, इस ढक्कन को यहाँ से मैंने खोल दिया, होगा क्या? देखो अब मॉलिक्यूल्स तो सारे जो ब्लू वाले हैं वो तो निकल गए हैं, वो तो बाहर निकल गए हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना। अब अंदर जाने वाला मॉलिक्यूल कोई नहीं है, सॉल्यूशन में जाने वाला मॉलिक्यूल कोई नहीं है, बाहर आने वाले ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो सॉल्युबिलिटी इवेंचुअली होगा क्या? जो डिजॉल्व फॉर्म में मॉलिक्यूल्स है वो बाहर आते रहेंगे, नए वाले मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस तो कम होती रहेगी, आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है वो फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, बट आप फ्लैट होने नहीं देते, पहले ही पी जाते हो। जब आप इसको शेक करोगे ना, तो आप ये समझ सकते हो कि जैसे शेक करने से इन गैस मॉलिक्यूल्स विच आर इन सॉल्यूशन फेज, उनको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। जब आप शेक करोगे ना, यू विल प्रोवाइड सम मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी अगर आपने गैस मॉलिक्यूल्स को दे दी, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी, जो कि सॉल्यूशन फेज में ट्रैप्ड हैं, जो कि डिजॉल्व फॉर्म में है। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसको ओवरकम करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब आप इसको शेक करते हो, तो जो आपकी गैस है डिजॉल्व फॉर्म में कम रहती है और एकदम से फिज बनती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को बहुत देर तक ओपन कंडीशंस में छोड़ देते हो, तो सारी की सारी फिज निकल जाती है ना, उसमें से कोल्ड ड्रिंक फ्लैट हो जाती है, यही रीज़न है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से हम देखेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद। अब ये तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के कुछ केसेस थे, अब केमिकल इक्विलिब्रियम पे आते हैं। तो इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस, तो हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं वो जैसे दो टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिसमें कि आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते रहेंगे और प्रोडक्ट से दोबारा से आपके पास रिएक्टेंट्स मिलते रहेंगे। तो a reaction in which reactants and products interconvert into each other, these type of reactions will be known as reversible reactions। और फिर हमारे पास दूसरी कैटेगरी है irreversible reactions की, कि जिसमें कि रिएक्शन यूजुअली एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। तो द रिएक्शन विच कांट टेक प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन, या एक ही जो रिएक्टेंट से आप डायरेक्टली अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हो और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बन रहे, तो आपकी जो रिएक्शन है दैट इज इरिवर्सिबल। So that is the products do not react to give back the reactants. Such type of reactions will be irreversible। जैसे आपने नाइट्रोजन ली, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवा दिया, एक क्लोज्ड कंटेनर में आपने नाइट्रोजन भी डाल दी, हाइड्रोजन भी डाल दी, तो दोनों कंबाइन करेंगी, क्या बनेगी आपके पास? एमोनिया बनेगी। जैसे एमोनिया बननी स्टार्ट होगी ना, एमोनिया के मॉलिक्यूल्स खुद के साथ कंबाइन करके दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देना आपको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। इरिवर्सिबल रिएक्शन का जैसे आपने AgNO3 लिया, AgNO3 का सॉल्यूशन लिया और NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, दोनों को जब मिक्स करोगे ना, तो NaCl आपके पास बनेगा, सॉरी NaNO3 डिजॉल्व फॉर्म में होगा एंड AgCl will come out of the solution। इसका वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। ठीक है, जितना भी आप AgNO3 लेते हो और NaCl लेते हो, अगर दोनों का जो मोल्स हैं वो सेम है, बिल्कुल 1:1 की मोलर रेशियो में है, तो आपके पास सारा का सारा जो AgCl है वो ऑलमोस्ट सारा का सारा AgCl सॉल्यूशन के बाहर आ जाएगा। तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल टाइप है। जो ऊपर वाली रिएक्शन लिखी है वो थोड़ी रिवर्सिबल टाइप है। वाटर को फिजी बना सकते हैं बिल्कुल। जो सोडा वाटर होता है वो और क्या होता है? नॉर्मल वाटर में CO2 को डिजोल्व करवाया होता है। सोडा वाटर तो पता होगा, आप लोग यूज नहीं करते सोडा वाटर टू मेक फ्रेश लाइम। चलो अब केमिकल इक्विलिब्रियम का केस देखते हैं। सबने डेफिनेशंस वगैरह नोट कर ली होंगी।
अब एक्चुअल में स्टार्ट होता है प्रॉपरली हमारा चैप्टर, कि जैसे आपके पास कोई जनरल सी रिएक्शन है वेयर यू हैव टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी, वो कंबाइन कर रहे हैं और आपको सी और डी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, और सी और डी कंबाइन करके ए और बी भी आपको दे सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक कंटेनर लिया, उसमें ए डाल दिया और बी डाल दिया। अब ए और बी में रिएक्शन तब होता है जब ए और बी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। हमारे लिए फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, व्हेन ए प्लस बी कंबाइन टू गिव अस सी प्लस डी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन हमारे लिए क्या है कि सी और डी कंबाइन करके ए और बी हमें दे रहे हैं। तो इनिशियली तो मैंने इस कंटेनर में क्या लिया है, सिर्फ हमारे रिएक्टेंट्स लिए गए हैं, जो कि रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है। रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी आपस में कंबाइन करेंगे, ए और बी के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके हमें प्रोडक्ट सी और डी देना स्टार्ट कर देंगे। तो हम देखें कि सी और डी के मॉलिक्यूल्स यहाँ बनना स्टार्ट होंगे। तो इनिशियली तो आपने ए और बी बहुत ज़्यादा लिए हैं। अगर ए और बी पहले बहुत ज़्यादा हैं तो उनके बीच की कोलिजन्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो अगर कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होंगी तो आपके जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर कोलिजन ज़्यादा हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी जल्दी जल्दी बनेगा। विद टाइम होगा क्या, आपके ए और बी के तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ख़त्म होते रहेंगे, कंबाइन होते रहेंगे। अगर ए और बी के मॉलिक्यूल्स कम होते रहेंगे, उनके बीच की कोलिजन्स भी कम होती रहेंगी और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होता रहेगा। फॉलो करते हो? देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है कि कितना जल्दी ए और बी कंबाइन करके सी और डी हमें दे रहे हैं। इनिशियली व्हेन वी हैड टेकन ए एंड बी ओनली, तो ए भी बहुत ज़्यादा था, बी भी बहुत ज़्यादा था। तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स जब इतने ज़्यादा हैं तो उनके बीच की कोलिजन्स भी बहुत फ्रीक्वेंट होंगी और सी और डी की फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी जल्दी होगी। तो मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका ज़्यादा था पहले। विद टाइम होगा क्या, ए और बी खत्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो उनके बीच की कोलिजन्स भी कम होती जाएंगी और सी और डी की जो फॉर्मेशन है वो अब धीरे धीरे होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इतनी चीज़ हम एस्टेब्लिश करते हैं कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्लॉट किया जाए तो वो कुछ ऐसा आएगा विद टाइम कम होने वाला है। तो यहाँ पे मैं टाइम प्लॉट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होने वाला है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं। ए और बी हमने लिए कंटेनर में, ए और बी के बीच की कोलिजन्स हुई, सी और डी बनना स्टार्ट हुए। तो इनिशियली तो बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं सकता था, या हो सकता था। देखो, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपको चाहिए क्या, सी और डी चाहिए ना। सी और डी आपस में कंबाइन करेंगे तब ए और बी बनाएंगे। बट आपने बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो सी और डी लिए ही नहीं है इनिशियली। तो एट टी इक्वल 0 योर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी 0। सी और डी ए प्लस बी इनिशियली नहीं बनाएंगे, उसके लिए सी और डी के मॉलिक्यूल्स भी तो होने चाहिए। अब देखिए, टाइम बीतता गया, ए और बी ने मिलकर सी और डी बनाना स्टार्ट किया। अब जैसे सी और डी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनना स्टार्ट होंगे, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करेंगे। वो कोलाइड करके दोबारा से ए और बी भी देंगे आपको। इनिशियली सी और डी बहुत कम थे तो उनके बीच की कोलिजन्स भी बहुत कम थी, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बहुत कम था। टाइम बीतता गया, ए और बी मिलके सी और डी बनाते गए। सी और डी की जो अमाउंट है वो यहाँ पे बढ़ती जाएगी। अगर आपके प्रोडक्ट्स की अमाउंट बढ़ती जाएगी तो प्रोडक्ट्स के बीच की कोलिजन्स भी एक दूसरे के साथ बढ़ती जाएंगी, और आपके पास सी और डी की जब कोलिजन्स बढ़ेंगी तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ए और बी की फॉर्मेशन अब थोड़ी सी ज़्यादा रैपिड हो जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन से ए और बी डीकम्पोज कर रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं, और सी और डी दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करके दोबारा से ए और बी बना रहे हैं। होगा क्या, सी और डी इनिशियली तो 0 थे, टाइम बीतने के साथ साथ सी और डी की अमाउंट यहाँ पे बड़ी, एक्यूमुलेट होना शुरू हुए सी और डी, उनके बीच की कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगी। कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ना स्टार्ट होगा। तो इनिशियली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो 0, और टाइम बीतता जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा। एक टाइम के बाद क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाएगा, और काफ़ी टाइम के बाद ये दोनों रेट
कांस्टेंट हो जाएंगे, मीट कर जाएंगे एक दूसरे को। ऐसी सिचुएशन में आप बोलोगे कि जिस रेट पे ए और बी डीकम्पोज कर रहे हैं टू गिव यू सी एंड डी, उसी रेट पे सी एंड डी डीकम्पोज कर रहे हैं टू गिव यू ए एंड बी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा तो यू विल से दैट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। ये आपका जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद, इस टाइम के बाद क्या होगा, जिस रेट पे ए और बी कंबाइन कर रहे होंगे, मतलब जिस रेट पे ए और बी कंज्यूम हो रहे हैं, उसी रेट पे ए और बी बैकवर्ड रिएक्शन से भी बन रहे होंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे इस टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी विल बिकम कॉन्स्टेंट, टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगी। ए बी सी और डी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो विद टाइम वेरी नहीं करेगी वंस दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अचीव्ड। हुआ क्या, हमने स्टार्टिंग में ए और बी लिए, ए और बी ने कंबाइन किया, ए और बी एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, हमें सी और डी बनाना शुरू करेंगे। सी और डी जैसे जैसे बनना शुरू होंगे वो वापस से हमें ए और बी देंगे। इनिशियली तो क्या था, जब आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो सकता, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपका 0 है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका मैक्सिमम है क्योंकि रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा है, ए और बी बहुत ज़्यादा है। टाइम के साथ साथ ए और बी कम होंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगा। टाइम के साथ साथ सी और डी बढ़ेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता गया, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता गया और एक टाइम के बाद दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब जिस रेट पे ए और बी कंबाइन कर रहे हैं टू गिव अस सी एंड डी, उसी रेट पे सी और डी कंबाइन करेंगे टू गिव अस ए एंड बी। आफ्टर दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो ओवर टाइम चेंज नहीं करेगी, इट विल बिकम कांस्टेंट। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का, तो वो कैसा आएगा, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन को डिपिक्ट करती हैं। तो जैसे आप रिएक्टेंट ए के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, ए की कॉन्सेंट्रेशन लेट से इनिशियली कुछ थी, आपने ए नॉट ली, टाइम बीतने के साथ साथ ए की कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू होगी। और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद ए की कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम कांस्टेंट। ऐसे हो जाएगा कि जैसे इस पॉइंट के बाद ये जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो गई है। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट के लिए देखूं, सी या डी के लिए ग्राफ प्लॉट करूं, सी की कॉन्सेंट्रेशन या डी की कॉन्सेंट्रेशन एट टी इक्वल 0 क्या थी, 0 थी। इनिशियली आपने कुछ सी और डी लिया था, नहीं लिया था ना, तो टाइम बीतने के साथ साथ सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, फिर काफी टाइम के बाद इट विल बिकम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद सी जिस रेट पे या डी जिस रेट पे बन रहा होगा उसी रेट पे वो डीकम्पोज कर रहा होगा। अगर एक सेकंड में लेट से उसके 10 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो उसी एक सेकंड में उसके 10 मॉलिक्यूल्स डीकम्पोज भी कर रहे होंगे। तो ओवरऑल जो सी की अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, डी की अमाउंट भी कांस्टेंट हो जाएगी, ए की भी कांस्टेंट हो जाएगी, बी की भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो प्रोडक्ट्स के लिए इन जनरल ग्राफ आपके पास ऐसा आएगा और रिएक्टेंट्स के लिए ग्राफ आपके पास ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसमें आपने ग्राफ में ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना कि ये कुछ इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। हमने सिर्फ इतना बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बिकम कांस्टेंट। मैंने इक्वल वर्ड नहीं यूज किया। इक्वल क्या होता है, इक्वल रेट इक्वल होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल at equilibrium and concentration of reactants and products become constant। ये सारे पॉइंट्स अभी हम नोट करेंगे। तो ये ग्राफ
इस तरीके से भी आ सकता है। कि जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी, ए और बी की भी कांस्टेंट हो जाएगी। रिएक्टेंट्स के लिए पहले ज़्यादा थी कॉन्सेंट्रेशन, विद टाइम कम होना शुरू होगी। प्रोडक्ट्स की इनिशियली जीरो थी, विद टाइम बढ़ना शुरू होगी और इवेंचुअली कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये दोनों ग्राफ्स आप ड्रॉ करोगे, कॉन्सेंट्रेशंस विद टाइम कांस्टेंट होंगी, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद वेरी नहीं करेगी। लेट्स से अगर 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ए की एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद आप जितना मर्जी देर वेट कर लो, जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.2 मोलर ही रहने वाली है। बी की कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 0.1 मोलर है तो विद टाइम 0.1 मोलर ही रहने वाली है। रेट्स बिकम इक्वल बट जो कॉन्सेंट्रेशन है दे बिकम कांस्टेंट। फर्क है दोनों टर्म्स में। ग्राफ की इंटरसेक्शन कुछ भी डिपेक्ट नहीं करती। ये इस ग्राफ पे अगर कुछ इंटरसेक्शन आपको देखने को मिल रही है, ये कुछ भी डिपेक्ट नहीं कर रही है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे बहुत सारे, बड़ा मजा आने वाला है। तो इसमें कुछ कहानी लिखनी है तो लिख सकते हो आप लोग कि हमने लेट्स से इन अ कंटेनर reactants A and B were taken, A and B collide या react to combine react to give C and D जो कि आपके प्रोडक्ट्स हैं। इनिशियली reactants A and B are present in large amounts। अगर ये ज़्यादा अमाउंट्स में प्रेजेंट है देखिए, तो इनके बीच की कोलिजन्स भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगी। collisions would be more frequent और अगर collision ज़्यादा फ्रीक्वेंट है तो C और D की फॉर्मेशन भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी। एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, will be more। टाइम बीतने के साथ साथ क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A एंड B विल डिक्लाइन। और अगर कॉन्सेंट्रेशंस डिक्लाइन करेंगी तो उनकी बीच की कोलिजन्स भी डिक्लाइन करेंगी, कोलिजन्स भी कम होंगी, कोलिजन्स वुड बिकम लेस फ्रीक्वेंट and the rate of forward reaction decreases। इसके बाद C और D जब बनना स्टार्ट होंगे तो C और D भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। C and D also combine to give back A and B। As the amount of C and D increases, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे ना, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे। जैसे जैसे प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी, C और D की अमाउंट ज़्यादा होगी, उनके बीच की कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगी। will also be more and the rate of
backward reaction increases. तो after a long time the rate of forward and backward reaction becomes equal. फिर इसके बाद आप नोट कर लीजिए, मेरे पास जगह खत्म हो गई है. आफ्टर दिस इंस्टेंट the concentrations of reactants and products become constant and do not vary with time. Last point, after this instant the concentration of reactants and products will become constant and will not vary with time. तो जो रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है वो ऐसा आएगा, मतलब दोनों में से कोई भी आ सकता है. ठीक है, वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है. मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आपने कितनी ली हैं, प्रोडक्ट की अमाउंट्स आपने कितनी ली हैं, तो उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि ग्राफ ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला. जनरल वे में दोनों ही ग्राफ हो सकते हैं. अब इक्विलिब्रियम के साथ ना ऐसा है कि आप उसको किसी भी डायरेक्शन से अटेन कर सकते हो. मतलब आप रिएक्टेंट्स लीजिए इनिशियली और कंटेनर को छोड़ दीजिए बंद करके काफ़ी टाइम के लिए. तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा ना, आपके पास कुछ रिएक्टेंट्स भी होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स भी होंगे. या आप क्या कर सकते थे, आप प्रोडक्ट्स के साथ भी शुरू करते हैं ना, उनको क्लोज्ड कंटेनर में डाल देते, तो प्रोडक्ट से वापस से कुछ आपको रिएक्टेंट्स मिलेंगे. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम you will have some reactants in that container and products in that container. ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी बनाए जा सकते हैं. एट वंस द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड आपके पास मिक्सचर ही आपको मिलेगा, जो इसमें कि कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स भी होंगे, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स भी होंगे. तो इसको हम समझते हैं बाय टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल वेयर वी हैव N2O4 एंड NO2. ये दोनों ना एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दोनों गैसेज हैं. तो ये कलरलेस गैस है, NO2 इज अ ब्राउन कलर्ड गैस. N2O4 स्टेबल है थोड़ी कोल्ड कंडीशंस में, लो टेम्परेचर पे ये स्टेबल है, और NO2 स्टेबल है थोड़े हाई टेम्परेचर पे. तो मैंने क्या किया, मैंने एक बल्ब में, एक ग्लास बल्ब में, जो कि मेरा ग्लास बल्ब A है, इसमें मैंने N2O4 ली और उसको आइस बाथ में डाल दिया. मतलब टेम्परेचर लो है तो मेनली हमारे पास N2O4 ही होगी. और दूसरी साइड मैंने एक फ्लास्क B में NO2 ले ली. NO2 इज रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन गैस है, इसको बॉइलिंग वाटर में डाला हुआ है. तो लेट्स सी ये टेम्परेचर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस है. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेनली हमारे पास N2O4 है और 100 डिग्री सेल्सियस पे मेनली हमारे पास NO2 है. दोनों का वेट ना हमने सेम ही लिया है. तो लेट्स से अगर ये हमने 92 ग्राम्स लिया है तो इसका वेट भी 92 ग्राम्स ही है. दोनों बल्ब्स में सेम जो वेट ऑफ गैस है दैट इज सेम. हमने क्या किया कि इस बल्ब A को और बल्ब B को वाटर में डिप कर दिया विच हैड अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस. अब 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि N2O4 भी पड़ी होती है, कुछ NO2 भी पड़ी होती है. मतलब जब आप 0 डिग्री सेल्सियस से A बल्ब को 25 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे, बल्ब A में क्या होगा, which initially had only N2O4, a part of N2O4 will convert into NO2. ठीक है, कुछ N2O4 एज इट इज रह जाएगी, कुछ N2O4 NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इन बल्ब A you will have some moles of N2O4 and some moles of NO2. बल्ब B में आपने क्या लिया था, बल्ब B initially had
ओनली NO2। जब आप इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे लेके आओगे ना, तो NO2 कन्वर्ट हो जाएगी, सम पार्ट ऑफ NO2 विल कन्वर्ट इनटू N2O4। और आप देखोगे कि बल्ब A और B दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, दोनों में पेल ब्राउन कलर होगा। और अगर आप A और B ये लेबल्स हटा दो ना, आप किसी भी तरीके से इन दोनों बल्ब्स को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा बल्ब A है, कौन सा बल्ब B है। मतलब कौन से वाले बल्ब में आपने इनिशियली N2O4 ली थी, कौन से वाले बल्ब में आपने इनिशियली NO2 ली थी। जब आप इनको एक सेम कंडीशन पे लेके आओगे तो ये दोनों बल्ब्स बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे। मतलब इन दीज टू बल्ब्स यू विल हैव द सेम मोल्स ऑफ N2O4 एंड NO2 एज दिस बल्ब। ठीक है, दोनों बल्ब्स में N2O4 और NO2 की जो रेशियो होगी वो सेम आएगी। तो इसका मतलब यही है कि इक्विलिब्रियम आप चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन से अटेन करवा लो या बैकवर्ड रिएक्शन से अटेन करवा लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यही हमारा कंक्लूजन है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। तो ये पॉइंट्स आप खुद से थोड़े से नोट कर लीजिए। तो बल्ब A had N2O4 initially, bulb B had NO2, bulb A was held at 0 degrees Celsius, this was held at 100 degrees Celsius. When both the gas bulbs are brought at 25 degrees Celsius, the equilibrium establishes and the two bulbs become indistinguishable। टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर का क्या सिग्निफिकेंस है? बेसिकली लोअर टेम्परेचर पे ना N2O4 स्टेबल है, हायर टेम्परेचर पे NO2 स्टेबल है। तो प्योर N2O4 लेने के लिए ना हमने जैसे टेम्परेचर काफ़ी कम कर दिया था, और प्योर NO2 लेने के लिए हमने टेम्परेचर काफ़ी हाई कर दिया था। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। तो ये तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया ये फैक्ट कि एक बार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। जिस रेट पे रिएक्टेंट्स डिकम्पोज कर रहे होंगे उसी रेट पे रिएक्टेंट्स दोबारा से बन रहे होंगे, या जिस रेट पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसी रेट पे प्रोडक्ट्स डिकम्पोज हो रहे होंगे वंस द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी एस्टेब्लिश्ड व्हेन नन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज अलाउड टू सेपरेट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। इक्विलिब्रियम आपका तभी एस्टेब्लिश किया जा सकता है जब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर ना जाएं। जैसे लास्ट लेक्चर में भी हम ये केस डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने लिक्विड वाटर ले लिया और यहाँ वेपर्स हैं, वेपर्स फॉर्म होते जा रहे हैं। अगर तो ऊपर लिड होगी ना तो वेपर्स रूफ के साथ टकरा के वापस री एंटर करेंगे, तो आपका लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड से गैस बनता रहेगा, गैस से दोबारा से लिक्विड बनता रहेगा। अगर ऊपर वाली लिड ना होती तो कंटेनर ही गायब हो गया। अगर ऊपर वाली लिड ना होती तो वेपर्स क्या करेंगे? वेपर्स तो एस्केप करते रहेंगे, क्या वो कभी वापस आएंगे? नहीं आएंगे। तो आपका लिक्विड से गैस तो होता रहेगा, बट गैस टू लिक्विड वाला तो जो प्रोसेस है हो ही नहीं पाएगा, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा इस केस में।
या आप एक ऐसी केमिकल रिएक्शन भी ले सकते हो, जैसे यू हैव डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है कि डिकम्पोज करता है टू गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विकलाइन एंड CO2 गैस। तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट विल डिकम्पोज टू गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। CO2 इवॉल्व होनी शुरू होगी। अगर तो कंटेनर ओपन होगा तो CO2 तो बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल गई तो वो वापस रिकम्बाइन तो करेगी नहीं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलेगा नहीं। फॉरवर्ड रिएक्शन होता रहेगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो नहीं पाएगा। बट अगर यही आप क्लोज्ड कंटेनर में करवाते हो तो यहाँ पे CO2 एक्यूमुलेट होती रहेगी, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनती रहेगी, CO2 कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट भी आपको देती रहेगी। ठीक है। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी गैशियस रिएक्शन करवानी है, गैशियस रिएक्शन में आपने इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाना है। इट हैज़ टू बी कैरिड आउट इन क्लोज्ड कंटेनर, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेपरेट ना हो रिएक्शन मिक्सचर से। क्लियर है थर्ड पॉइंट? तो इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड when none of the products is allowed to separate from the reaction mixture. Next है equilibrium can be attained from either direction, चाहे फॉरवर्ड से कर लो चाहे बैकवर्ड से कर लो। आप N2O4 ले लो, फाइनली आप उसको उस गैस बल्ब को जो 25 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा रहे थे तो तब भी पेल ब्राउन कलर आ रहा था। आप स्टार्टिंग NO2 से कर लो कि जहाँ पे आपके पास एक ब्राउन कलर्ड गैस है, हमने इनिशियली NO2 ले ली लेट से, तो इनिशियली आवर गैस बल्ब हैड ब्राउन कलर्ड रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस, और इसको जब आप 25 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे तब भी रिजल्ट सेम है, पेल ब्राउन कलर ही आएगा। ठीक है, तो फाइनली दोनों सेम स्टेट पे ही आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा कि कुछ अमाउंट ऑफ N2O4 होगी, कुछ अमाउंट ऑफ NO2 होगी, और दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होती रहेंगी। देन नेक्स्ट इज कि जो कैटलिस्ट है इट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप किसी रिएक्शन मिक्सचर में कैटलिस्ट भी डालते हो तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो बिल्कुल सेम ही रहेगी। इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन आनी थी वो वैसे ही आएंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप रिएक्शन मिक्सचर में कोई कैटलिस्ट डालते हो, कैटलिस्ट सिर्फ इतना काम करेगा कि वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ाता है। आपका जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अचीव हो जाएगा, बट जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो चेंज नहीं होती है। तो कैटलिस्ट विल नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट जस्ट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम फास्टर। Third point, equilibrium can only be established when none of the products is allowed to separate from the reaction mixture. बच्चों ये बता रहा था कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की आप डिकॉम्पोजिशन करवाते हो, जहाँ पे अगर आप ओपन कंटेनर ले लोगे, इसमें ये रिएक्टेंट तो सॉलिड है, प्रोडक्ट आपका सॉलिड है और गैस भी है। अगर ओपन कंटेनर में करवाओगे तो CO2 तो एस्केप करती रहेगी, वो तो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ कर जाएगी। अब क्या CO2 दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के लिए वापस आएगी? कभी नहीं आएगी। तो बैकवर्ड रिएक्शन तो हो नहीं पाएगा ना ओपन कंटेनर में। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता रहेगा बट कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल गई है, तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसे करवाओगे जब एक रिएक्टेंट ही नहीं है आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन करवाने के लिए? तो आप क्या करो, एक लिड लगा दो इसके ऊपर ताकि CO2 बाहर ना निकल पाए। CO2 यहीं रह जाएगी कंटेनर में, तो CO2 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्विक लाइन के साथ कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट आपको दे देंगे।
कैटलिस्ट आप जो मर्जी यूज कर लो, कैटलिस्ट का सिर्फ काम इतना है कि वो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप करेगा। इक्विलिब्रियम आप जल्दी अचीव कर लोगे, बाकी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई फर्क नहीं आएगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की विदाउट कैटलिस्ट होनी थी, विद कैटलिस्ट भी उतनी ही होंगी। अब नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये स्टेट करता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जैसे आपके पास कोई रिएक्शन है वेयर ए मोल्स ऑफ ए कंबाइन कर रहे हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ, और आपको कुछ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू द पावर ए, जो कि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इनटू एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू द पावर बी। एक्टिव मास आप समझ सकते हो कि जो एक्चुअल मास ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक्टिव मास हमारे लेवल पे इट इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट actually participating in the reaction। जैसे आपने HCl लिया, उसमें 1 ग्राम जिंक डाल दिया, दो तरीके से डाला है। फर्स्ट वाले केस में आपने 1 ग्राम जिंक का एक सिंगल लंप लिया और इस सॉल्यूशन में डाल दिया, और दूसरे वाले केस में आपने ग्रेनुलेटेड जिंक लिया, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में आपने जिंक लिया, 1 ग्राम ही लिया और इसमें डाल दिया। रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा होगा? रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन किस में ज़्यादा होगा, फर्स्ट वाले केस में या सेकेंड वाले केस में? ऑब्वियसली सेकंड केस में। ये तो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में यू वर टेकिंग ग्रेनुलेटेड जिंक। ग्रेनुलेटेड जिंक क्या करेगा? पाउडर्ड फॉर्म में होगा तो मोर नंबर ऑफ जिंक एटम्स विल कम इन कांटेक्ट विद HCl, और रेट ऑफ रिएक्शन आपका ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आपका ज़्यादा आएगा। अब इसमें लिया तो हमने दोनों केसेस में 1 ग्राम जिंक है, बट एक्चुअली जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन किस केस में ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, वो राइट वाले केस में देखने को मिल रहा है। तो जो एक्टिव मास होता है ना, वो एक्चुअल मास के इक्वल तो नहीं आएगा, वो कुछ डिफरेंट रहता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उसका मेजर है। तो हम ऐसे एक्टिव मास की फर्दर डिटेल्स में नहीं जाते। हमारे लिए जो एक्टिव मास होता है that is equal to concentration for a reaction taking place in solution phase। अगर कोई रिएक्शन हमारा सॉल्यूशन फेज में हो रहा है तो एक्टिव मास ऑफ दैट रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड फॉर अ सॉल्यूशन हैपनिंग इन गैसियस फेज, एक्टिव मास हमारे लिए होगा प्रेशर। तो मैं इनफैक्ट यहीं पे लिख देता हूं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो एक्टिव मास होता है that will be approximately taken as the concentration, and for a gaseous reaction active mass
will be taken as approximately taken as pressure of the gas. ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है जो कि सॉल्यूशन फेज में हो रही है, लेट्स से दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन सॉल्यूशन फेज, तो हम सीधा ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A raised to the power A into concentration of B raised to the power B. जो A और B रिएक्टेंट्स A और B की जो पावर्स हैं वो सेम है एज द स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स. ठीक है. आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो रेट है इट विल, अगर ये गैशियस रिएक्शन होती तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी रेज टू द पावर बी. ठीक है. तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स when each term is raised to the power equal to its stoichiometric coefficients as represented by the balanced chemical equation. एक्टिव मास की सिर्फ रेलेवेंस आपके लिए इतनी है, इतना समझना है कि हर केस में ज़रूरी नहीं होता कि जितना भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आप डालोगे वो सारा का सारा रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे. ठीक है. तो एक्चुअल में कितना रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज इक्वल टू द एक्टिव मास. और एक्टिव मास सॉल्यूशन फेज के लिए कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है. और अगर कोई गैशियस रिएक्शन हो रहा है तो एक्टिव मास विल बी टेकन एज द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस. अब जैसे हमने ये केस लिया था वेयर वी हैड HCl और हमने इसमें 1 ग्राम जिंक डाला था. आपने 1 ग्राम जिंक एक सिंगल लंप की फॉर्म में डाल दिया और पाउडर्ड फॉर्म में डाल दिया. दोनों केस में आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, इन द सेकेंड केस जहां आपने ग्रैनुलेटेड जिंक लिया है. दोनों केस में 1 ग्राम ऑफ जिंक ऐड किया गया है. अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट तो आप बोलोगे कि सेम है, but active mass of zinc in these two cases will be different. तो that is why rate of reaction आपका राइट वाले कंटेनर में ज़्यादा है. अब जैसे अगर मैं दोनों केसेस को एनालाइज करूं, एक केस में मेरे पास पाउडर्ड फॉर्म में जिंक, तो पाउडर्ड फॉर्म में जब कोई भी आप रिएक्टेंट लेते हो तो उसमें होगा क्या, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा. जब आप एक सिंगल लंप लेते हो तो सिर्फ जो सरफेस वाले जिंक एटम्स हैं वही HCl के कॉन्टेक्ट में आएंगे. अंदर वाले जिंक एटम्स तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर बाहर वाले करेंगे. तो इफेक्टिव नंबर ऑफ जिंक एटम या इफेक्टिव अमाउंट ऑफ जिंक एटम्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो तो काफ़ी कम है ना जो आपने एक्चुअल में ली है अमाउंट. तो ये जो एग्जांपल आपको बताई गई है सिंपली एक्टिव मास की थोड़ी सी आपको फिजिकल फील देने के लिए बताई गई है कि जो भी आप अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेते हो ज़रूरी नहीं होता कि वही एक्टिव मास के इक्वल हो. सारा का सारा रिएक्टेंट ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो. दोनों केसेस में 1 ग्राम जिंक लेके भी रिएक्शन एक केस में फास्टर था, दूसरे केस में स्लोअर था. तो क्या चीज़ डिफरेंट हो सकती है कि सेकंड वाले केस में एक्टिव मास ज़्यादा है, फर्स्ट वाले केस में एक्टिव मास कम है. एक्चुअल में हम तो क्या करते हैं, सॉलिड फेज में या प्योर लिक्विड फेज में अगर कोई रिएक्टेंट हो तो उसका एक्टिव मास यूनिटी ले लिया जाता है. तो ये अभी करेंगे हम, थोड़ी देर रुकिए. हो गया. तो अब हम कोई रिएक्शन लेते हैं. फॉर अ जनरल रिएक्शन where A moles of A B moles of B के साथ कंबाइन कर रहे हैं
C मोल्स ऑफ C हमें मिल रहा है और D मोल्स ऑफ D मिल रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या होगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A raised to the power A, concentration of B raised to the power B। ये होगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं KF, स्मॉल KF, जिसको कि हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, वेयर KF इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन का रेट देखिए किस पे डिपेंड करेगा, C और D पे डिपेंड करेगा ना। तो रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू concentration of C raised to the power C into concentration of D raised to the power D। ये होगा, या आप एक्टिव मास भी लिख सकते हो इसकी जगह। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D। KB क्या हो जाएगा? इट इज द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। एट इक्विलिब्रियम, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B इज इक्वल टू KB concentration of C raised to the power C, concentration of D raised to the power D। बैकवर्ड रिएक्शन बेसिकली क्या है? जब C मोल्स ऑफ C D मोल्स ऑफ D के साथ कंबाइन करके A मोल्स ऑफ A B मोल्स ऑफ B बना रहे हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इस तरीके से दिया जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख रहा हूं कि KF अपॉन KB विल बी इक्वल टू concentration of C raised to the power C, concentration of D raised to the power D, concentration of A raised to the power A, concentration of B raised to the power B। तो ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, KF इज ऑल्सो कांस्टेंट, KB इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये पूरा पूरा जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट हो गया। इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। K इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। K इक्विलिब्रियम में भी हम दो सिंटेक्स यूज करेंगे, KC एंड KP। KC हम तब यूज करेंगे जब हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस ली हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हम कॉन्सेंट्रेशंस ले रहे हैं एज एक्टिव मासेस। और KP हम तब यूज करेंगे जब हम यहाँ पे एक्टिव कॉन्सेंट्रेशंस की जगह पार्शियल प्रेशर्स लेते। तो ये अभी पता लग जाएगा आपको। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो KC है दैट विल बी इक्वल टू KF अपॉन KB, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नेक्स्ट ईयर हम केमिकल काइनेटिक्स में भी इसको यूज करेंगे। इसके अलावा जो हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो ये है कि किसी भी रिएक्शन का अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा? प्रोडक्ट्स लिखोगे, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट, और हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जो पावर आएगी दैट विल बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म। तो C की पावर क्या आएगी? C आ जाएगी। D की पावर क्या आ जाएगी? D आ जाएगी अपॉन रिएक्टेंट्स। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है।
अगर यही हम प्रेशर्स की टर्म्स में लिखते, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह, जैसे हमने एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल ले लिया ना, जैसे हमने मान लिया कि सॉल्यूशन फेज में हो रहा है, मान लीजिए कि सॉल्यूशन फेज में ना होकर गैसियस रिएक्शन होता कोई, तो अगर यही हमारे पास एक गैसियस रिएक्शन होता जहाँ पे A मोल्स ऑफ A B मोल्स ऑफ B के साथ कंबाइन करते, C मोल्स ऑफ C हमें देते, D मोल्स ऑफ D हमें मिलते, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स आएंगे, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स आएंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर D अपॉन partial pressure of A raised to the power A, partial pressure of B raised to the power B। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है फॉर अ गैसियस रिएक्शन। और अगर कोई सॉल्यूशन फेज में हो रहा है तो उसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखोगे, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट लेना है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट लेना है, और हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जो पावर आएगी दैट विल बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया ये ठीक है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूं, एक्टिव मास की टर्म्स में लिख देता हूं। अगर किसी ने वैसे कॉपी किया वो भी ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू द पावर ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू द पावर बी। यहाँ पे भी एक्टिव मासेस आ जाएंगे, एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू द पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी रेज टू द पावर डी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे लिख के, और ये अगर किसी ने ये कॉपी की है ये भी बिल्कुल ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। तो हमारे पास जो KF अपॉन KB आएगा दैट विल बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C रेज टू द पावर C, एक्टिव मास ऑफ D रेज टू द पावर D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A रेज टू द पावर A, एक्टिव मास ऑफ B रेज टू द पावर B। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है जिसको कि आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे जनरल वे में हमने लिख लिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। इसके बाद अगर हमारे पास जो रिएक्शन है वो सॉल्यूशन फेज में हो रहा है तो अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं हम। फॉर अ रिएक्शन इन सॉल्यूशन फेज, जो एक्टिव मास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन। और जो K इक्विलिब्रियम है, इन जनरल हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको हम Kc लिख सकते हैं। K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू Kc एंड दिस विल बी इक्वल टू वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C
concentration of B raised to the power D, concentration of A raised to the power A and concentration of B raised to the power B. ठीक है, वही आ गया. अगर यही गैशियस रिएक्शन होती तो एक्टिव मास क्या हो जाता हमारा? एक्टिव मास ऑफ ए आप क्या लेते? इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. एक्टिव मास ऑफ बी क्या होता? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड सो ऑन. ठीक है, तो सेम ही चीज़ है, ऐसे क्यों कंफ्यूज होते हो? ठीक है, ये तीनों ए के साथ कंफ्यूज मत हो ना. जैसे ए बी का मतलब ये है, इट इज द एक्टिव मास ऑफ बी. अगर नहीं लिखा है पहले तो लिख लो. ए सी का मतलब है एक्टिव मास ऑफ सी. केसी वाला बता दो. केसी वाला क्या कंफ्यूजन बची है इसमें? सब तो बता दिया. ए बी रेज टू द पावर बी क्या है? एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू द पावर जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है. देखो, किसी गैशियस रिएक्शन के लिए ना आप केपी भी लिख सकते हो. मतलब आप किसी गैशियस रिएक्शन के लिए जहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सारे के सारे गैसेस हैं, इनके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर्स की टर्म्स में भी लिख सकते हो. इनके लिए केसी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कॉन्सेंट्रेशंस की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है. वैल्यूज अलग अलग आएंगी. दोनों ना केसी और केपी गैशियस रिएक्शन के लिए एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहते हैं. तो वो रिलेशन अभी हम फाइंड आउट करते हैं. केसी क्या है? केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. केपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. तो किसी गैशियस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर्स की टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेशंस की टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है. और ये दोनों रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ. किस तरीके से रिलेटेड है वो देखते हैं. तो यही हमारा एक छोटा सा सब टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी. कंटिन्यूशन में लिखोगे आप. ये हमने गैशियस रिएक्शन ली है जहां पे ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी के साथ कंबाइन करके सी और डी दे रहे हैं. तो केपी और केसी में देखिए रिलेशनशिप क्या आने वाला है. अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है. तो देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है, इट इज़ इक्वल टू पी वी इक्वल्स एन आर टी. तो एन बाई वी इज़ कॉन्सेंट्रेशन, उसको मैं पी बाई आर टी लिख सकता हूँ. एन बाई वी कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, उसको मैं सी से डिनोट कर देता हूँ. जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ये जैसे गैशियस रिएक्शन ना एक कंटेनर में हो रहा है जिसकी वॉल्यूम वी है. इसमें ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी के साथ कंबाइन करके सी मोल्स ऑफ सी बना रहे हैं, डी मोल्स ऑफ डी बना रहे हैं, फिर सी और डी कंबाइन करके ए और बी बना रहे हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल बी गिवन बाय पी ए बाय आर टी. Similarly, concentration of B will be given by PB by RT. Similarly, concentration of C will be given by PC by RT and so on. तो हम KP लिखते हैं. KP हमारा क्या आया था? पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर B.
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी. Similarly, PB can be written as concentration of B into RT. PC can be written as concentration of C into RT और ऐसे ही D के लिए. तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं concentration of C into RT raised to the power C, concentration of D into RT raised to the power D upon concentration of A into RT raised to the power A, concentration of B into RT raised to the power B. अब RT आप कॉमन निकाल सकते हो सब में. RT को अलग कर लेते हैं और बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अलग कर लेते हैं. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B. ये आ गया एक साइड में. RT की पावर्स देखिए क्या क्या हैं. RT की पावर क्या है? C है. RT की पावर क्या है? D है. RT की पावर नीचे की तरफ A है और RT की पावर नीचे की तरफ B है. तो ये इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है. पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना आता है ना. C प्लस D माइनस ऑफ A प्लस B. इस तरीके से लिखा जा सकता है. ये एक्सप्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B. ये अभी मैं कितनी बारी बोल चुका हूँ. दिस इज इक्वल टू KC. आप पिछली स्लाइड पे चाहे चेक कर लीजिए. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा NG. डेल्टा NG क्या है? डेल्टा NG इज द चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेट करते थे, बस वही है. चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. कैसे देखेंगे? रिएक्शन की स्टोइक्योमेट्री से देखेंगे. प्रोडक्ट साइड कितने गैसियस मोल्स हैं, माइनस रिएक्टेंट साइड कितने गैसियस मोल्स हैं. डेल्टा NG देखिए क्या आया था हमारा, C प्लस D माइनस A प्लस B. तो ये क्या है? स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स या मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. A और B क्या है? मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड. तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स हो गया. चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. डेल्टा NG जैसे थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेट करते थे, वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो ये हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन है, वेयर KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा NG. तो इसकी ये सिंपल सी डेरिवेशन आपको स्कूल में भी पूछी जा सकती है, तो पता रहनी चाहिए आपको. हमारे पास हमने जो भी इस डेरिवेशन की है, जनरल रिएक्शन हमारे पास यही थी, जो कि मैं लास्ट स्लाइड पे भी लिख चुका हूँ. आप दोबारा से लिख सकते हो कि A मोल्स ऑफ A B मोल्स ऑफ B के साथ कंबाइन करके C मोल्स ऑफ C दे रहे हैं, D मोल्स ऑफ D दे रहे हैं. ठीक है, तो बस ये कीजिए पहले. डेरिवेशन तो कुछ भी नहीं है. हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ C को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT लिखा है. ऐसे ही सबके लिए कर दिया और फिर RT हमने कॉमन निकाल लिया. बाकी मैथ्स है जो कि आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हो. देखो, सॉल्यूशन फेज के लिए, अगर सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रहा है ना, तो उनके लिए आप KP नहीं लिख सकते, आप KC लिखोगे. नहीं, क्लास अभी ओवर नहीं है. एक दो एग्जांपल्स बस मेरे को करवानी है, फिर उसके बाद आप उसमें एंजॉय कर सकते हो.
हाँ सी बच्चे कंसंट्रेशन के लिए, ये देखो यहाँ पे राइट में मैंने लिखा भी हुआ है। सॉल्यूशन फेज के लिए आप आइडियल गैस इक्वेशन नहीं ना लगा सकते, तो इसलिए आप फिर उसको पार्शियल प्रेशर्स भी नहीं लिख पाओगे, उनके केपी भी नहीं लिख पाओगे। गैशियस फेज के लिए आप देखो केसी भी लिख सकते हो, केपी भी लिख सकते हो, क्योंकि जो गैसेस के जो प्रेशर्स हैं ना वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली रिलेट होते हैं। अब जैसे हम डेल्टा एन जी निकालते हैं फॉर दिस रिएक्शन, कि हमारे पास CaCO3 है, इसके लिए डेल्टा एन जी क्या आएगा? अच्छा, डेल्टा एन जी कैसे आएगा? 2 - 1 आएगा या 1 - 0 आएगा? 1 - 0 होगा ना। देखो, प्रोडक्ट साइड गैशियस मोल्स देखने हैं, रिएक्टेंट साइड गैशियस मोल्स देखने हैं। 2 - 1 नहीं आएगा, 1 - 0। यही तो ध्यान देना है आपने, इसीलिए तो ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। नहीं तो ऐसे तो आप सिंपली निकाल ही लोगे, जैसे आपने नाइट्रोजन ली है, हाइड्रोजन ली है, इस रिएक्शन के लिए आपने डेल्टा एन जी डिटर्मिन करना है, तो इसमें तो सारी की सारी गैसेज हैं। तो प्रोडक्ट साइड 2 मोल्स हैं, 2 गैशियस मोल्स, -4, दिस इज इक्वल टू -2। तो ये जो मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड है ना, एज गिवन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये याद रखना, बस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखने हैं आपने जब भी डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना है। तो हो गया। तो ऐसे करते फिर काफ़ी है आज के लिए, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।